चलिए शुरू करते हैं एक और उत्तराखंड जिला सीरीज की क्लास। 2 क्लासें हमारे पास हो गई है इसमें, और दोनों में ही हमने जाना। पहले वाले में हमने पढ़ा उत्तराखंड जो है देहरादून जनपद की स्थापना, और सेकंड वाले में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारे पास कल जो हमने कंप्लीट किया था, ये उत्तराखंड में नगरीकरण के आधार पर हमने बात किया था, है ना। हमने बात किया था कि उत्तराखंड की लगभग कितनी % आबादी नगरों में रहती है। देहरादून में सबसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ तक के जो फैक्ट हैं हमारे हो गए थे। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कि देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो विधानसभा सीट है देहरादून जनपद की। अगला जो टॉपिक है वो है देहरादून जनपद की विधानसभा सीट, है ना। और विधानसभा सीट यदि आप बात करेंगे, विधानसभा जो उत्तराखंड की है उस विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है देहरादून जिले में। तो आपने देखा कि लगभग 10 सीट हमारे पास किस जिले से आती है, देहरादून जनपद से आती है ना। और जब भी आपसे पूछेगा कि देहरादून जनपद में विधानसभा सीटें लगभग कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया 10 सीट है। और यदि हम बात करेंगे, ये जो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा है, अभी उत्तराखंड में क्या चल रही है, 5वीं विधानसभा चल रही है। और इस विधानसभा का जो कार्यकाल है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये 2022 में नियुक्त हुई है और 2027 तक ये विधानसभा उत्तराखंड में कार्य करेगी। और इसमें हमने देखा है कि जो इसमें जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है, सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री है। और जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा जो अध्यक्ष है वो ऋतुभूषण खंडूड़ी है। कौन यहाँ पर है, तो ऋतुभूषण खंडूड़ी है। और फिलहाल आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या चल रही है, 5वीं विधानसभा चल रही है ना। तो इसमें हमने देखा कि जो ये 5वीं विधानसभा है इसमें देहरादून जिले से जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 10 है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें बेटा वो सबसे ज्यादा कहाँ है, हरिद्वार में। हरिद्वार में 11 है और दूसरे नंबर पर देहरादून में 10 है। यदि सबसे कम पूछेगा तो कुमाऊं में, बागेश्वर और चंपावत में 2-2 सीट है। और गढ़वाल में आप आएंगे तो गढ़वाल में आपका जो है रुद्रप्रयाग में केवल 2 ही सीटें विधानसभा की, है ना। तो ये जो देहरादून जिले की इसमें जो 10 सीटें हैं, इस 10 सीटों में हम पढ़ेंगे कि 2022 में ये 10 सीटें कौन कौन सी है और यहाँ से विधायक कौन है ना। यही पेपर में आएगा। और विधायक जो है उनमें से कौन ऐसा है जो उत्तराखंड की कैबिनेट में आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली जो सीट है वो सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाती है, ये सीट विधानसभा की है चक्राता सीट। तो देहरादून जनपद में पहली विधानसभा सीट कौन सी है, चक्राता। और यदि मैं 2022 में बात करूंगा तो यहाँ से जो विधायक है वो है श्री प्रीतम सिंह चौहान जी। कौन है यहाँ पर, कांग्रेस के श्री प्रीतम सिंह चौहान जी यहाँ से विधायक हैं। आप सभी लोग जानते हैं, ये ध्यान रखना है। तो चक्राता जो कि एसटी सीट है, किसको डेडिकेटेड है, एसटी। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में 2008 के परिसीमन के बाद एसटी की 2 सीटें हैं। एक आपका चक्राता है, दूसरी उधम सिंह नगर का नानक मत्ता है। और जब 2000 का 1 में परिसीमन हुआ उत्तराखंड में पहला, 5 नवंबर 2001 को, उस समय उत्तराखंड में एसटी की 3 सीटें, आप देखेंगे कितनी सीटें थी, 3। उसमें खटीमा था, धारचूला था और चक्राता एज इट इज था। तो फिलहाल हमारे पास कितनी सीटें हैं, 2 एसटी की, एक चक्राता है, एक नानक मत्ता है, जहां से 2022 में गोपाल सिंह राणा जी विधायक है। इसके बाद चक्राता के बाद जो दूसरी सीट आती है वो आती विकासनगर सीट। और विकासनगर की यदि आप बात करेंगे तो इस विकासनगर से 2022 में जो विधायक हैं वो हैं श्री मुन्ना सिंह चौहान जी। कौन है, मुन्ना सिंह चौहान जी। ये विकासनगर से जो है आपके क्या है, विधायक हैं, सेकंड सीट पे ये। और 2022 से 2027 तक जब आप बात करेंगे तो विकासनगर सीट से मुन्ना सिंह चौहान। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी जो सीट है ये सहसपुर सीट आ जाती है। कौन सी सीट आ जाती है, सहसपुर। और सहसपुर सीट से यदि हम 2022 में बात करेंगे तो यहाँ से श्री सहदेव पुंडीर एक बार फिर विधायक हैं। कौन है सहसपुर सीट से, तो जब भी आपसे बात करेगा सहसपुर सीट से कौन है, श्री सहदेव पुंडीर यहाँ से विधायक आते हैं सहसपुर सीट से, है ना। इसके बाद चौथे नंबर पर जब आप आएंगे तो हम देहरादून पहुंचेंगे और अगली सीट हम पढ़ेंगे। अगली जो है गढ़ी कैंट सीट है। कौन सी सीट है, गढ़ी कैंट सीट है। और गढ़ी कैंट सीट से जब भी आपको पूछा जाएगा तो हरवंश कपूर की जो पत्नी है वो यहाँ से है श्रीमती सविता कपूर। तो गढ़ी कैंट सीट से कौन है, श्रीमती सविता कपूर आपकी कौन है, आपकी विधायक हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो देहरादून की ही एक और सीट आ जाती है जिसका नाम है धर्मपुर सीट। कौन सी सीट है, धर्मपुर सीट। और धर्मपुर सीट से जब भी बात करेंगे तो श्री विनोद चमोली जी है। कौन है, श्री विनोद चमोली है, यहाँ से जो बीजेपी में
विधायक आते हैं, कौन है, विनोद चमोली। इसके बाद आगे चलेंगे तो अगली जो सीट है बेटा वो आपके पास है धर्मपुर के बाद राजपुर रोड। जब भी आपसे बात करेगा देहरादून में एक और सीट है राजपुर रोड सीट, और राजपुर रोड सीट को आप जानते हैं कि ये जो राजपुर रोड सीट है यहाँ पर जो विधायक हैं वो श्री खजान दास जी है। कौन है, खजान दास है। और देहरादून जिले की जो ये सीट है ये बेटा एससी को डेडिकेटेड सीट है। किसको डेडिकेटेड है, एससी को। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में एससी की टोटल 13 सीट हैं, और 13 में से 3 सीटें हरिद्वार में हैं, और बाकी हर जिले में लगभग एक एक सीट हैं। और जो सीट इनमें से है नहीं वो आपका चंपावत और रुद्रप्रयाग में एससी की कोई सीटें नहीं, वो जो 2 सीटें वहां की बचती वो हरिद्वार में 3 सीटें एससी की हैं। तो देहरादून में जब भी आपसे पूछेगा कि देहरादून जनपद में कौन सी सीट ऐसी है जो एससी को डिनोट करती है, तो देहरादून में आपका राजपुर रोड सीट है। राजपुर रोड वो एरिया जहां उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बरसात भी होती है, आप जानते हैं। इसके बाद जो अगला आएगा यहाँ पर अगली जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है रायपुर सीट। कौन सी सीट है, रायपुर। और रायपुर विधानसभा सीट भी देहरादून में ही है। और यहाँ से जो विधायक हम पढ़ेंगे ये है उमेश शर्मा काऊ। कौन है, उमेश शर्मा काऊ। कौन है बेटा, यहाँ से उमेश शर्मा काऊ के नाम से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो अगला आप पढ़ेंगे मसूरी विधानसभा सीट। और मसूरी विधानसभा सीट की जब भी देहरादून में बात करेंगे 2022 में तो यहाँ से जो विधायक हैं वो है श्री गणेश जोशी। कौन है, गणेश जोशी। और अगर गणेश जोशी जी की फिलहाल आप बात करेंगे तो गणेश जोशी वर्तमान में उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं, और साथ में उपनल या सैनिक कल्याण जिसको आप बोलते हैं। तो कैबिनेट में जब भी आपसे पूछेगा तो हमारे देहरादून जनपद की जो विधानसभा सीट मसूरी है उस मसूरी सीट के विधायक गणेश जोशी उत्तराखंड की कैबिनेट में फिलहाल मंत्री हैं, और ये कृषि तथा सैन्य कल्याण मंत्री हैं। इससे आगे आप जाएंगे तो अगली जो सीट है वो सीट आपको मिलेगी डोईवाला सीट। अगली सीट कौन सी आ जाएगी, डोईवाला। और डोईवाला से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये सीट था। 2022 में यहाँ से आए श्री बृजभूषण गैरोला। कौन आ गए हैं, श्री बृजभूषण गैरोला डोईवाला से विधायक है, आपको ध्यान रखना है। कौन है, श्री बृजभूषण गैरोला साहब यहाँ से विधायक है ना। और इसके बाद हमारे पास बची ऋषिकेश सीट। तो ऋषिकेश की जब हम बात करेंगे, ऋषिकेश को थोड़ा सा देखेंगे तो ऋषिकेश से हमारे पास थे, ऋषिकेश सीट से हमारे पास जो विधायक हैं ये हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो ये 10 सीटें बेटा देहरादून जनपद की। और ऋषिकेश में 2022 से जो विधायक हैं वो प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। और प्रेमचंद्र अग्रवाल आप जानते हैं कि अभी तक उत्तराखंड के जो है वित्त मंत्री रहे थे। कौन थे, वित्त मंत्री थे ये, लेकिन फिलहाल इन्होंने पद छोड़ दिया है। अभी जो वित्त विभाग आपका वर्तमान समय में है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास। तो ये देहरादून जिले की जब मैं बात करूं तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 10। और यदि देहरादून को बोला जाए तो उत्तराखंड में बेटा ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में दूसरा सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला है। यदि आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जिलों सीटों किसके पास है तो हरिद्वार के पास कितनी है, 11। यदि आपसे पूछेगा सबसे कम विधानसभा सीट तो आपने लगाना है चंपावत है, बागेश्वर है और रुद्रप्रयाग। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां विधानसभा की केवल 2-2 सीटें। डन है। अब इस तरह से हम समझ गए। इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं कि राज्यों में जो परिसीमन हुआ है वो परिसीमन क्या रहे हैं और कब कब हुए हैं। तो जरा आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो विधानसभा सीटों का निर्धारण करता है ये परिसीमन आयोग क्या होता है। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है परिसीमन आयोग, और ये किस तरह से उत्तराखंड में सीटों को डिवाइड करता है। तो परिसीमन आयोग जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 में इसका उल्लेख किया गया है, और ये किसी भी क्षेत्र में जो वहाँ की जनसंख्या है उसको कैलकुलेट करता है कि वो जनसंख्या बड़ी है या घटी है, और फिर उस आधार पर लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा की सीटों का ये निर्धारण करता है। तो जब हम बात करेंगे बेटा तो उत्तराखंड में सबसे पहले हम जो है उत्तराखंड पहली बार जो 27वां राज्य बना, ये राज्य बना हमारा कब जो है, ये बना हमारा 9 नवंबर 2000 को। कब बना, 9 नवंबर 2000 को। आप सभी जानते हैं बेटा कि भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 27वां बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और 28वां बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो उन्हीं में से भारत का 27वां राज्य स्थापित हुआ और ये था आपका उत्तराखंड राज्य। अब यहाँ से आपको देखना है कि सर जब हम स्थापित हुए तो यहाँ पर हमने बात किया कि हम किस राज्य से अलग हुए थे बेटा, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का इस तरह से मैप था। और उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले अलग काट कर उत्तर प्रदेश के लगभग 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर दिया गया था। कितने जिलों को अलग किया गया था बेटा, 13 पर्वतीय जिलों को अलग किया गया था। और इन जिलों से मिलाकर किसकी स्थापना की गई थी, इन जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था। क्या बनाया गया था,
उत्तरांचल, और ये उत्तरांचल आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2007 से इसी का क्या बन गया, उत्तराखंड हमने बना दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले जब हम इस उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो हम उस समय चुनाव नहीं करा पाए, तो सबसे पहले इस समय जो हमने बनाई थी यहाँ पर अंतरिम सरकार। जब तक कि चुनाव नहीं होते तब तक बेटा यहाँ पर क्या बनाई गई थी, अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो आप 9 नवंबर ही लिख सकते हैं, लगभग 9 नवंबर 2000 को, या कहीं पर आप आगे चलेंगे तो इसकी पहली जो बैठक हुई वो दी गई है 27 नवंबर 2000 को, इसकी पहली बैठक हुई थी, ध्यान रखना है। और अंतरिम सरकार जब बनी तो आप जानते हैं कि इस समय ये भी यूपी वाला पार्ट था, तो उत्तर प्रदेश से हमने लगभग जो है 22 विधायक इस वाले क्षेत्र में थे, जो ये पर्वतीय क्षेत्र था, और 8 विधानसभा के लोग थे इस क्षेत्र में। लगभग जो है 22 तो थे विधायक। थोड़ा सा देख लेना बेटा इसको जरा। जब हमने इसको अलग किया तो हमने देखा कि इस क्षेत्र में ये जो आपका अलग पार्ट हुआ है, यहाँ से 22 विधायक लिए गए। कितने विधायक लिए गए, 22 विधायक लिए गए थे। और 22 विधायकों के बाद यहाँ से दूसरे 8 विधान परिषद के लोग थे जो इस एरिया को डिनोट करते थे। तो 22 विधायक लिए और 8 विधान परिषद के लोग लिए, और फिर जाकर जो है जब उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी तो उसमें कितने विधायक, टोटल कितने सदस्य थे, 30 सदस्य। अब ये जो विधान परिषद, ये सब उत्तर प्रदेश के परिसीमन के आधार पर ही चल रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमने अभी उत्तराखंड का अलग से जो है परिसीमन नहीं आया था। और इसमें यदि हम देखेंगे विधान परिषद में, तो विधान परिषद में जो 4 सीटें थी, इन 4 सीटों में पहले जो थे वो थे नित्यानंद स्वामी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से थे ये नित्यानंद स्वामी, बेटा ध्यान रखना। और नित्यानंद स्वामी जो थे ये उत्तराखंड के पहले अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। और जब उत्तराखंड अलग हुआ तो ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीट में विधान परिषद के सदस्य थे, ध्यान रखना आपने। और इनको सीएम बनाया था पहला, है ना। इसके बाद इसी में दूसरा हमने देखा तो यहीं पर जो थे वो प्रकाश पंत थे बेटा। प्रकाश पंत हमारे बीच में नहीं है, नित्यानंद स्वामी भी नहीं है। दूसरे जो यहाँ विधान परिषद के सदस्य थे वो प्रकाश पंत थे, और यही वो प्रकाश पंत बेटा जो उत्तराखंड के पहले जो है अंतरिम विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने थे। निर्वाचित विधानसभा में यशपाल आर्य को आप देखेंगे। तो दूसरे प्रकाश पंत भी इस वाले प्रांत में जो कभी उत्तर प्रदेश का भाग था अब अलग हुआ, यहाँ से विधान परिषद के सदस्य थे। तीसरे हम बात करेंगे बेटा तो निरुपमा गौड़, ये बड़े अच्छे प्रश्न रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। तो बेटा तीसरी जो थी वो विधान परिषद से आती थी निरुपमा गौड़, और इनको कैबिनेट में शामिल किया था बीजेपी ने। अंतरिम सरकार की पहली महिला मंत्री थी बेटा, बार बार आपसे जीएस में पूछेगा। और ये निरुपमा गौड़ भी किसका नेतृत्व करती थी, विधान परिषद का। और चौथी जो थी वो कांग्रेस की थी, इंदिरा हरदेश, हमारे बीच में नहीं है इंदिरा हरदेश। इंदिरा हरदेश चौथे नंबर पर थी कांग्रेस की, आपको ध्यान रखना है। इंदिरा हरदेश चौथे नंबर पर थी, यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा, जरा जो है लिखने में जगह कम बची, थोड़ा मैं लिख लूं। इंदिरा हरदेश चौथे नंबर पर थी जो कि कांग्रेस की थी। तो ये 4 लोग थे जो विधानसभा से उत्तर प्रदेश के, सॉरी बेटा, विधान परिषद से आते थे। और 4 जो सीटें थी उसमें स्नातकों से, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से, आप जानते हैं विधान परिषद के लिए जैसे चुनाव होता है नगर निकायों से, 4 सदस्य वो थे जो मनोनीत होकर आते हैं। और 4 ये थे इसमें नित्यानंद स्वामी, प्रकाश पंत, निरुपमा गौड़ और इंदिरा हरदेश। और तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा कि उत्तराखंड में अंतरिम सरकार का पहला जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो नित्यानंद स्वामी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो नित्यानंद स्वामी आपके कहां से आते थे, हरियाणा राज्य से, और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य थे। उसके बाद प्रकाश पंत उत्तराखंड की पहली अंतरिम विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, और ये भी कहां आते थे, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से। निरुपमा गौड़ उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की पहली मंत्री इसी समय रही है, और ये भी कहां से आती थी, विधान परिषद से। तो 22 विधायक थे और 8 लोग विधान परिषद से थे, जिसमें 4 मनोनीत थे, 4 ये लोग थे जिनका बड़ा रोल है। तो इस तरह से उत्तराखंड की सरकार बनी। अब हम देखेंगे जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि ये जो टोटल 30 लोग थे, इन 30 में से जो 23 सीटें थी, 23 जो सीट थी ये बीजेपी के पास थी। कौन थे, बीजेपी में थे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास जब अलग हुए हम तो बेटा इसका प्रतिनिधित्व था, और 23 सीटें इनके पास थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे जब हमारा राज्य अलग हुआ। तो बीजेपी सरकार थी, और उत्तराखंड में 30 में से जो 23 सीटें थी वो किस पार्टी के पास थी, बीजेपी के। और इसीलिए अंतरिम सरकार में हमने बीजेपी को ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बहुमत दल के नेता को आप सीएम बनाते हैं, ये ध्यान रखना। और इसके बाद जो 2 सीटें थी यहाँ पर, वो 2 सीटें सपा के पास थी। किसके पास थी, सपा के।
और जब भी आपको पेपर में पूछे कि भाई उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में विपक्ष में जो दल बैठा था वो विपक्षी दल कौन था, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और समाजवादी पार्टी के पास लगभग कितनी सीटें थी, यहाँ पर 2 सीटें। इसके बाद बात करेंगे तो लगभग जो है कांग्रेस के पास जो सीट थी, कांग्रेस के पास भी यहाँ पर 2 ही सीटें थी। कांग्रेस के पास भी लगभग कितनी सीट आती थी, इसमें 2 सीट थी इस वाले में, है ना। और बसपा के पास भी कितनी सीट आती थी, तो बसपा के पास भी 2 सीटें आएगी। बसपा के पास भी कितनी हो जाएगी, 2 सीट हो जाएगी, है ना। तो 23 और 2 25, 2 27, 29, सॉरी सपा के पास बेटा 3 कर लेना, 3 सपा के पास थी, बाकी 2 थी। और विपक्षी दल कौन था, सपा, है ना। अब हम चलते हैं उत्तराखंड में। इसके बाद थोड़ा देखते जाना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, 10 सीट तो आपने देखी है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के जो एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे, अगला ही प्रश्न आएगा कि सर आप ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य का जो पहला परिसीमन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम परिसीमन कब हुआ। तो बेटा आप सभी बच्चे लिख देना कि उत्तराखंड राज्य का जो पहला परिसीमन हुआ वो हुआ था 5 नवंबर 2001 को। बड़ा ही शानदार प्रश्न है बेटा, कब हुआ था, 5 नवंबर 2001 को। और जब 5 नवंबर 2001 को हमने अपना परिसीमन किया, हमने बोला कि हम उत्तर प्रदेश के परिसीमन के आधार पर सीटें अब नहीं रखेंगे, अब हम अपने यहाँ जो परिसीमन करेंगे। और इस परिसीमन के बाद बेटा उत्तराखंड की विधानसभा में पहली बार टोटल 70 सीटें बनाई गई थी। कितनी सीटें बनी थी, 70 सीट बनाई गई थी। इससे उत्तराखंड में जो सीटें बनी वो कितनी बनी, 70। और 70 में से मैं आपको बता दूं 12 जो सीट थी वो एससी को दी गई थी और 3 सीटें इसमें किसको मिली थी, 3 सीटें बेटा इसमें एसटी को दी गई थी। 3 सीटें किसकी थी, एसटी की, आप ध्यान रखना। अच्छा जब भी एसटी के बारे में वो पूछे तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा सभी बच्चे कि 3 सीटों में जो सीटें थी वो पहली सीट चक्राता, चक्राता एक ऐसी सीट है एसटी की जो उत्तर प्रदेश के समय से एसटी के लिए डेडिकेटेड है बेटा और हमेशा रही है। सेकंड जो सीट थी यहाँ पर वो आपकी थी धारचूला सीट, धारचूला पिथौरागढ़ में ऊनी कालीन वगैरह के लिए बेटा आप जानते हैं फेमस है। और तीसरी जो सीट थी ये खटीमा सीट थी उधम सिंह नगर की। ये 2001 के परिसीमन के तहत 3 सीटें आपके लिए अनाउंस की गई थी। और टोटल सीटें कितनी बनाई थी, इसमें 70 सीट बनाई गई थी और 70 में से 12 सीट एससी की थी, 3 सीटें एसटी की थी। और एसटी की तीनों सीटें मैंने बता दी, चक्राता, धारचूला और खटीमा। और यदि आप बात करेंगे बेटा जैसे ही 2008 का परिसीमन हुआ, 2008 में 6 का परिसीमन 2008 में अप्लाई हुआ था बेटा। परिसीमन कब हो गया था, 2006 में। लागू कब हुआ राज्य में, 2008 में। और इसमें जो एसटी की सीटें हैं वो 3 की से कम करके कितनी कर दी गई, 2। और एससी की सीट 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 13, है ना। तो जो 2 सीटें कर दी गई इसमें फिर पहली सीट किसको रखा गया था, चक्राता को। और दूसरी सीट यहाँ पर किसको बनाया गया, दूसरी सीट बनाया गया यहाँ पर ये आपका नानक मत्ता को। तो फिलहाल इसके तहत बनी थी नानक मत्ता एसटी सीट जहां से गोपाल सिंह राणा जी विधायक है अभी, है ना। चलिए तो मैंने आपको बताया कि जब भी पेपर में पूछे कि उत्तराखंड राज्य का पहला जब परिसीमन आयोग है ये कब बना, तो उत्तराखंड राज्य परिसीमन आयोग के लिए जो आपने डेट लिखना है सभी बच्चों ने वो डेट लिखना है कि उत्तराखंड राज्य का जो पहला परिसीमन हुआ यहाँ पर वो 5 नवंबर 2000 को हुआ है। डन है। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड राज्य का में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में परिसीमन आयोग का गठन। और उत्तराखंड राज्य का जो अपना परिसीमन आयोग बना, उत्तराखंड राज्य में जो परिसीमन आयोग बना अपना बेटा, ये परिसीमन आयोग का गठन हुआ, इसका गठन हुआ बेटा 2002 में। आपको ध्यान रखना कब हुआ, 2002 में। अब यदि राज्य में अपना परिसीमन आयोग की बात करेगा तो आप 2002 लगाएंगे इसको। और यदि ये पूछेगा कि जब उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था तो वहां पहली बार परिसीमन कब हुआ बेटा, तो 5 नवंबर 2001 को, है ना। और इस परिसीमन आयोग के जो आपने अध्यक्ष बनाया था वो ओपी वर्मा था। इसके जो उत्तराखंड राज्य परिसीमन आयोग के पहले अध्यक्ष थे, आप सभी बच्चे लिखेंगे कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे बेटा, ओपी वर्मा बने थे। कौन बने थे, ओपी वर्मा थे। जब 2002 में हमने बनाया तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं ये ओपी वर्मा हैं। और यदि इस परिसीमन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो वर्तमान अध्यक्ष भी आप लिख लेना, यदि ये डाटा चेंज नहीं हुआ होगा तो फिलहाल आप वर्तमान अध्यक्ष का नाम इसमें लिख देना। वर्तमान में यहाँ पर जो अध्यक्ष है ये है बीके बिष्ट हैं। कौन है, बीके बिष्ट रहे हैं। इस तरह से आपको ध्यान देना। तो इस तरह से उत्तराखंड राज्य ने अपना परिसीमन आयोग जब भी बोलेगा बेटा, जो यहाँ पर लोकसभा और आपका विधानसभा राज्यसभा की सीटों का निर्धारण करता है, ये कब बनाया था, 2002 में। और उत्तराखंड में पहला परिसीमन कब हुआ था, 2001 में, जहां 30 से बढ़ाकर सीटों की संख्या 70 कर दी गई, जहां पर जो है
30 सीटों में आप देखेंगे कि एससी की 2 या 3 सीट, एससी की 3 सीटें थी। जब हम अंतरिम विधानसभा में थे बेटा, यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पर जो था इस वाली जगह पर, यहाँ पर एससी की कितनी सीट पूछेगा, सबसे पहले एससी की 3 सीट थी, ध्यान रखना 30 में। और एसटी की कितनी सीट थी, एक सीट थी केवल चक्राता, ये ध्यान रखना। जब अंतरिम सरकार में थे हम तो एससी की 3 सीट थी और एसटी एक सीट चक्राता आपका हुआ करता था। एसटी अगर पूछेगा बेटा तो पहली सीट उत्तरकाशी आपको लगाना है, दूसरी सीट आपको जो है बागेश्वर लगाना है, और तीसरी एससी सीट आपका खटीमा हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी, खटीमा हुआ करती थी। ये 3 सीटें एससी के लिए थी और एक सीट चक्राता जो थी आपकी, ये चक्राता सीट किसकी थी, एसटी की सीट थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर उत्तराखंड में जो दूसरा परिसीमन या भारत में जो दूसरा परिसीमन हुआ, ये लगभग 2006 में हुआ हो गया था। कब हो गया था बेटा, 2006 में। लेकिन यदि इसे बोलेंगे कि उत्तराखंड में ये कब अप्लाई हुआ, तो उत्तराखंड राज्य में ये लागू हुआ बेटा कब, उत्तराखंड राज्य में जो ये परिसीमन था, जो कि उत्तराखंड राज्य का दूसरा परिसीमन आप कह सकते हैं, ये लागू हुआ बेटा कब, 2008 में। कब अप्लाई हुआ, 2008 में। और इसके तहत एक बार फिर उत्तराखंड में जो सीटों की संख्या है वो 70 ही रखी गई। थोड़े से मानक बदले गए यहाँ पर कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां सीटों में जनसंख्या 1,20,22,000 के आसपास हो सकती है एक सीट में, और जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां लगभग 80 से 90,000 के बीच आपका जनसंख्या रहेगा। इस तरह का मानक निर्धारित किया गया था और इस आधार पर एक बार फिर टोटल सीटें कितनी बनी, 70। लेकिन यहाँ एसटी की सीटें 13 हो गई और यहाँ एसटी की सीटें 2 हो गई, यानी कि एक कम कर दी गई, पहले 3 थी और अब कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। 2008 में एससी कितनी है, 13, और आज यही चल रहा है, यही मानक उत्तराखंड में चल रहा है। और इस आधार पर यदि अभी बात करें तो उत्तराखंड में मैंने बोला कि 5वीं विधानसभा चल रही है आपके पास और इसका कार्यकाल 2022 से 2027 है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वो पुष्कर सिंह धामी हैं और जो विधानसभा की अध्यक्षा हैं वो आपकी ऋतु भूषण खंडूरी हैं। और यदि आपको कैबिनेट में थोड़ा सा जानना है तो जो आपका गृह विभाग है, वित्त विभाग है, जितने भी बड़े विभाग है मुख्यमंत्री के पास हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो जो वन मंत्री है सुबोध उनियाल जी है, कृषि मंत्री गणेश नौटियाल है, आपदा प्रबंधन या आपका जो है लगभग जो है आपका पीडब्ल्यूडी या ये पर्यटन आपका जो है सतपाल महाराज जी के पास है। और यदि आप चलेंगे तो अगला देखेंगे आपकी जो खेल मंत्री है या महिला सशक्तिकरण है वो आपकी रेखा आर्य हैं। और आप अगर पढ़ेंगे शिक्षा मंत्री या चिकित्सा मंत्री तो ये आपके धन सिंह रावत जी हैं। और सौरभ बहुगुणा के पास भी थोड़े कुछ 2-4 विभाग है, जैसे गन्ना है, रोजगार है, इस तरह हमारे पास अभी 6-7 ऐसे हैं जो कैबिनेट में हमारे पास हैं। तो ये था अगला टॉपिक आपका इस वाले देहरादून डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, जिसमें मैंने सारी बातें लिखवा दी। अगले जिलों में हम केवल वहां की विधानसभा सीटों का लिस्ट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने करा दिया। और इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट बात करेंगे कि देहरादून जनपद में कुल कितनी तहसीलें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हेडिंग रहेगा हमारा वो रहेगा देहरादून जनपद की तहसीलें। तो नेक्स्ट हमने एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर देहरादून जनपद की तहसीलें। हम लिखेंगे कि देहरादून जनपद में कितनी तहसीलें, में तहसीलों की संख्या या तहसील लिख देंगे। तो जब भी आपसे पूछेगा कॉमन रूप से कि जरा बताएं कि इस जिले में, ये जो हम जिला पढ़ रहे हैं देहरादून, यहाँ कुल कितनी तहसीलें, तो बेटा आप तुरंत एरो करके लगा देंगे कि इस जिले में या देहरादून जिले में कुल जो है 7 तहसीलें हैं। इस जिले की अगर बात करेंगे हम तो इस जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं, 7 तहसीलें। कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, तो आप सभी बच्चे लिख देंगे बेटा कि यहाँ पर कुल कितनी तहसीलें हैं, 7। यहीं से प्रश्न आएगा बेटा कि उत्तराखंड में बताइए कि ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय में 2025 में यदि हमसे पूछेगा तो लगभग जो तहसीलों की संख्या है उत्तराखंड राज्य में, ये टोटल कितनी तहसीलें हैं। तो यहीं से आपने लिखना है कि उत्तराखंड राज्य में लगभग जो है, जो अभी वर्तमान में तहसीलें टोटल है, वो उत्तराखंड में अभी तहसीलें 113 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं, 113 तहसील है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है। और यहीं से वो पूछेगा कि जो टोटल 113 है कहीं 114 होगा, बेटा देख लेना डाटा को। तो इनमें से जो सर्वाधिक तहसीलें हैं वो किस जिले में हैं, तो बेटा आप बार बार लिखेंगे इस प्रश्न को कि सर सर्वाधिक 14 तहसीलें जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले में है। किस जिले में है, टिहरी गढ़वाल में 14 तहसीलें हैं। अभी जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ अगस्त सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग, तो सर्वाधिक तहसील वो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में 14 तहसीलें, फिर पौड़ी में 13 है और पिथौरागढ़ में 12 है। यदि सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम जो तहसीलों की संख्या है, सबसे कम में आप लिखेंगे कि सर रुद्रप्रयाग में सबसे कम तहसीलें लगभग 4 है यहाँ पर तहसीलों की संख्या।
तो जब सबसे कम पूछेगा तो पहला आप लिखेंगे रुद्रप्रयाग में तहसीलों की संख्या कितनी है, 4 है। और चंपावत में कितनी है, हरिद्वार में भी कितनी है, तो 4 है। और इसके बाद हरिद्वार, अगर चंपावत में पूछेगा तो यहाँ 5 तहसीलें ये दिखा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, डाटा थोड़ा सा देख भी लीजिएगा आप इस तरह से। अब वो बात करेगा कि यदि हम बात करें देहरादून जिले की जो 7 तहसीलें हैं, क्योंकि एक ट्रेंड है बेटा ग्रुप सी का, कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ एक बार रट के आगे बढ़ना है कि कौन कौन सी तहसीलें। तो जब हम शुरू करते हैं बेटा, तो यहाँ पर पहली जो तहसील है देहरादून जनपद की वो त्यूनी तहसील है। और त्यूनी आप जानते हैं देहरादून जनपद में टोंस नदी के किनारे, जहाँ पावर नदी टोंस में गिरती वहां पर है। दूसरी जो तहसील है बेटा वो देहरादून जिले की है चकराता तहसील। और चकराता को सभी बच्चे जानते हैं, चकराता एसटी सीट काफी पहले से उत्तर प्रदेश के समय से, बहुत सारा इतिहास है, पढ़ेंगे इसका देहरादून जिले में। तीसरी जो सीट है वो आपका, तीसरी जो तहसील आपकी आएगी ये आ जाएगी कालसी। तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी जो तहसील है वो कौन सी आ जाएगी, कालसी। और चौथी जो है ये कौन सी आ जाएगी, विकासनगर। 4 तहसीलें बिल्कुल ये एकदम आसपास ही आपको मिलेगा। पहली त्यूनी है, दूसरी चकराता है, तीसरी कालसी है, चौथी क्या है, विकासनगर है, पांचवी देहरादून है। पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, देहरादून। छठे नंबर पर डोईवाला आ जाएगा। छठे नंबर पर क्या आ जाएगा, डोईवाला तहसील आ जाएगा आपके लिए। और 7वें नंबर पर जो अंतिम तहसील यहाँ पर है, वो 7वें नंबर पर जो तहसील दिया गया है वो ऋषिकेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋषिकेश। तो 7 तहसीलों में आपको ध्यान रखना है। और बड़े ही फेमस बेटा ये सारे के सारे नाम है, त्यूनी को छोड़कर ज्यादातर जो प्रसिद्ध स्थल है। तहसील में आपको बता दूं कि एक ऐसी प्रशासनिक इकाई होती है बेटा जहां जो है उस क्षेत्र से संबंधित भूमि दस्तावेज या जो कर का संग्रहण किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, उससे संबंधित जो विभाग है वो बैठते हैं। और तहसील में जो सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है वो तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, पटवारी होता है, अमीन होता है। ये सभी लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर एरिया में भूमि संबंधी दस्तावेज इनके पास होते हैं। और साथ में वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता है। यहीं पर जब ब्लॉक की बात करेंगे, क्योंकि एक डाउट रहता है, आप जो पहली बार जो बच्चे शुरू कर रहे हैं कि एक जगह पर जैसे चकराता तहसील भी है ब्लॉक भी है, दोनों चीजें कैसे होती है। तो तहसील का जो काम है वो कर संग्रहण करने का है, टैक्स कलेक्ट करने का है। और वहीं पर ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक में सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, खंड विकास अधिकारी होगा। और वो क्या करेगा, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको जो है एम्प्लॉय करने के लिए उसको वहां स्थापित किया जाता है। तो दोनों ही एक जगह पर, तहसील और ब्लॉक एक साथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक का काम है विकास की योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाना, मनरेगा के तहत प्रधान तक या पंचायतों तक जो विकास की योजनाएं पहुंचाना। और तहसील का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो एक जगह पर दोनों हो सकते हैं, दोनों के काम अलग अलग है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो मैंने बोला कि कितनी तहसीलें टोटल जो है इस देहरादून जनपद में है, तो जब पेपर में आएगा बेटा आप लगाएंगे कि 7 तहसीलें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो अब यहाँ बात करेगा वो, नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि जरा ये बताइए कि ये जो देहरादून जनपद है यहाँ कितने ब्लॉक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे देहरादून जनपद में जो ब्लॉक है, देहरादून जनपद में ब्लॉक, और हेडिंग डालेंगे देहरादून जनपद के ब्लॉक की। यहाँ पर जो ब्लॉक है जहाँ बीडीओ साहब बैठेंगे, जहां से जो है गांव गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा, मनरेगा जैसा जो अभियान है वो आगे पहुंचाया जाएगा, वो कितने हैं। तो हम बात करेंगे कि यदि हम देहरादून जनपद की बात करेंगे सर, तो इस देहरादून जिले में कुल जो ब्लॉक आते हैं वो कितने हैं, 6 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक आते हैं। कितने ब्लॉक आते हैं बेटा, 6। और उससे पहले हम जानेंगे कि सर हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, यदि यहाँ पर टोटल ब्लॉक आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में जो वर्तमान समय में जो ब्लॉक की संख्या है, ब्लॉक जो है, विकास खंड जो है, ये लगभग 95 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक आते हैं, तो लगभग 95 ब्लॉक है। जबकि तहसीलें लगभग कितनी हो गई है, तहसीलें 113 या 114 के आसपास हो गई। अब इसी से पूछेगा कि सर जो सर्वाधिक ब्लॉक है उत्तराखंड में, तो आप लिखेंगे कि सर उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ब्लॉक है बेटा, वो सर्वाधिक ब्लॉक हम देखेंगे पौड़ी में है। कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, 15। जबकि तहसीलें सबसे ज्यादा टिहरी हो गया है, पहले ये भी पौड़ी ही था। और सबसे कम यदि पूछेगा आपसे सबसे कम ब्लॉक कहाँ है, तो इसमें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसे कम में बागेश्वर। और बागेश्वर में कहते हैं कि 3 ब्लॉक है ना। इसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग की जब बात करेंगे तो 4 ब्लॉक यहाँ दिए हुए हैं। और चंपावत की भी जब बात करेगा तो ये बढ़ते रहते हैं बेटा, जैसे ही नए अनाउंस होंगे तो बढ़ता जाएगा ये। तो चंपावत में भी लगभग 4 ब्लॉक ये देता है कि लगभग 4 चंपावत में है, 4 ही रुद्रप्रयाग में है। कहीं पर रुद्रप्रयाग में 3 भी लिखा हुआ है बेटा, 4 या 3 में से देख लीजिएगा। और बागेश्वर में जो है लगभग 3 ब्लॉक आते।
अब हम बात करते हैं कि जो ब्लॉक है, मैंने बता दिया कि जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो ब्लॉक से ही जाती है। तो बात कर लेते हैं कि देहरादून जनपद के जो 6 ब्लॉक हैं ये कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले जो लिखते हैं ब्लॉक में, वो पहला ब्लॉक है बेटा चक्राता ब्लॉक। चक्राता, मैंने बोला कि चक्राता ब्लॉक भी है और चक्राता तहसील भी, और ऐसा हो सकता है। दूसरा जो ब्लॉक है वो आपका कालसी ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कालसी। और तीसरा जो ब्लॉक है ये आपका विकास नगर हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों आपने पढ़ा कि सर यहाँ तहसील भी है और यहाँ पर बेटा साथ में क्या है, यहाँ पर जो ब्लॉक भी है। चौथा जो ब्लॉक आ जाएगा ये आपका सहसपुर ब्लॉक आ जाएगा। चौथे नंबर पर किसको लिखेंगे देहरादून जनपद में? तो सहसपुर ब्लॉक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे बेटा? सहसपुर को। और जब 5वें नंबर पर आप चलेंगे तो यहाँ है रायपुर ब्लॉक। 5वें नंबर पर क्या देंगे आप? रायपुर, देहरादून का रायपुर ब्लॉक। और छठे नंबर पर जो आपका अंतिम जो देगा वो है डोईवाला ब्लॉक। तो कितने ब्लॉक हो गए? 6। कितनी तहसीलें हो गई? 7। कितनी विधानसभा की सीटें हो गई? 10, है ना। और कितने कैबिनेट विभाग हैं? एक ही है, गणेश जोशी, जो कहां से है? मसूरी से। उत्तराखंड में जब अंतरिम सरकार बनी तो किस तरह की स्थितियां थी, मैंने आपको सारा कुछ लगभग जो है क्लियर करा दिया है बेटा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद हमारे पास जो रहेगा ये लगभग बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देहरादून जिले का पढ़ लिया है। और अब हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट हम बात करेंगे देहरादून जनपद में। अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है देहरादून जनपद के नगर निकाय। हो गया था, छावनी परिषदें कल हो रखा है ना। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड यूनिट में। ये पहला यूनिट था आपके पास जिसमें हमने स्थापना वगैरह समझा। अब जो दूसरा यूनिट आपको हेडिंग डालना है, सेकंड जो हमने हेडिंग डालना है, ये नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे देहरादून जनपद का इतिहास। क्या लिखेंगे यहाँ? देहरादून जनपद का इतिहास। और इतिहास बेटा वो नहीं पढ़ना जो आपको जो है वहां दिया रहता है, बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत ब्रीफली पढ़ना है। तो देहरादून जनपद का इतिहास पहला जो यूनिट था वो देहरादून जनपद के बारे में हमने जानकारियां जानी। अब हम देहरादून जनपद की हिस्टोरी के बारे में जानेंगे कि आखिर इस जिले का इतिहास क्या रहा है। अर्थात ये जो उत्तराखंड राज्यों में के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट रहा बेटा देहरादून जनपद। अगर हम इसका ब्रीफली इतिहास देखेंगे तो इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं यहाँ दिखाई देगी। ये हमारे पास देहरादून जिला है और इस देहरादून जिले का इतिहास क्या रहा है, वो पौराणिक काल में इतिहास क्या था, प्राचीन काल में इतिहास क्या था, और क्या क्या चीजें यहाँ पर रही है ना। तो इसी देहरादून जनपद का जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे बेटा तो पहला हेडिंग आप सभी बच्चे लिखेंगे कि सर देहरादून जनपद का पौराणिक इतिहास। पहला क्या लिखेंगे? पौराणिक इतिहास। और बहुत आराम से आप जो तैयार करिएगा चीजों को। जब भी हम पौराणिक इतिहास की बात करेंगे बेटा तो ऐसा इतिहास जिसको हम केवल वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में, इन ग्रंथों में जानते हैं, उसी के लिए बेटा हम एक शब्द पढ़ते हैं पौराणिक इतिहास, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पौराणिक इतिहास कहा जाता है। और यदि मैं देहरादून जनपद के पौराणिक इतिहास की बात करूं बेटा तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम महाभारत के काल में थे, किस काल में थे? महाभारत के काल में थे। कहाँ थे बेटा? महाभारत काल में थे। तो महाभारत काल में हमने पढ़ा कि वन पर्व, सभा पर्व, हम पढ़ेंगे बेटा उसके 18 अलग अलग भाग है, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, है ना। तो महाभारत काल में हमने पहला देखा कि सर इसी क्षेत्र में, देहरादून क्षेत्र में एक तमसा नदी बहती है। नदी का नाम क्या है बेटा? तमसा। और तमसा नदी ये देहरादून के आसपास बहती है। इस नदी के किनारे यहीं पर ये जो था ये आश्रम हुआ करता था किसी, किसका? ऋषि द्रोणाचार्य का। और पौराणिक ग्रंथ कहते हैं बेटा कि ये जो ऋषि द्रोणाचार्य है वो इसी क्षेत्र में धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे और यहीं पर जो है द्रोणाचार्य का आश्रम था। फिर हमने पढ़ा कि इसी जगह पर जब हम आगे देखेंगे तो यहीं पर हमने देखा कि इसी तमसा नदी के किनारे इनके बेटा अश्वत्थामा के बारे में भी बात किया जाता है और अश्वत्थामा की कर्मस्थली इसको लिखा जाता है बेटा, जो पेपर में भी आपके लिए बना है। तो पहली जो घटना है वो हमने पढ़ा कि जब पौराणिक इतिहास पढ़ते हैं तो यहीं पर बहती है तमसा नदी। और तमसा नदी को मैं बता दूं बेटा कि ये नदी किसकी सहायक है? ये नदी नीचे आकर आसन नदी में गिर जाती। किस नदी में गिरती है? आसन नदी। वो नदी जो आजकल बाढ़ की वजह से काफी चर्चा में भी है। तो ये किसकी सहायक है? आसन नदी की। आसन आप जानते हैं कि देहरादून के पास आसारोड़ी गांव से निकलती है, एक झरना है वहां, उससे निकलती है और आगे आके ढकरानी के पास बेटा ये शक्ति नहर के साथ मिल जाती, जहां पर ढालीपुर झील बनाती। आसन बैराज आपने बना रखा 1967 में। तो उसी नदी में आकर गिरती है तमसा और उस तमसा नदी के किनारे ऋषि द्रोणाचार्य का आश्रम होता था और यहीं पर वो धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे पौराणिक काल में। पहली बात आपको पौराणिक में ये ध्यान रखनी है। और फिर यहीं पर आगे जाकर हमने देखा कि आदि गुरु जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने बेटा इसी तमसा नदी के किनारे टपकेश्वर नामक स्थान पर
कौन सा मंदिर बनाया था? टपकेश्वर का शिव मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया बेटा? टपकेश्वर का शिव मंदिर, जो इसी क्षेत्र में है। और इसके पीछे जब भी आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखेंगे बेटा कि कौन आए थे? आदि गुरु शंकराचार्य। मैंने पहले भी आपको समझा दिया था शंकराचार्य कौन थे, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए थे बौद्ध धर्म का प्रभाव करने के लिए। तो समाप्त करने के लिए बेटा उन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर बनाया, और आज शिवरात्रि में बड़ा मेला लगता है इस जगह पर, आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको पहले वाले में याद रखना है कि महाभारत काल में क्या लिखा गया। सेकंड जब हम पढ़ते हैं बेटा तो दूसरी जो घटना है वो महाभारत काल में ही लिखा जाता है कि क्या था इस क्षेत्र में। जब जो है आपने पढ़ा महाभारत के वन पर्व में, आप फिर पढ़ेंगे कि सर क्या था, जब पांडव अज्ञातवास में जा रहे थे। जब बेटा पांडव हस्तिनापुर से कहाँ जा रहे थे? अज्ञातवास में। कहाँ जा रहे थे? छिप रहे थे कौरवों से, अज्ञातवास की ओर जा रहे थे। तो फिर बेटा आप देखते हैं कि वो लोमस ऋषि के साथ यहाँ आते हैं, और लोमस ऋषि के साथ जब यहाँ आते हैं तो फिर आपने पढ़ा था कि ये लोमस ऋषि एक दिन जो है आपके श्रीनगर का जो राजा है उस राजा सुबाहु के दरबार में आते हैं। और यहीं से हमें ये जानकारी भी मिलती है कि शायद उत्तराखंड में कुणिदों का या पुलिंदों का जो पहला राजा रहा होगा वो राजा सुबाहु रहा होगा। ये चर्चा भी हमको महाभारत के पौराणिक ग्रंथ में ही मिलती है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। जब बेटा हम कुणिद पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसने बोला है कि कालसी से लेकर श्रीनगर के आसपास का ये पूरा एरिया, यहाँ पर राजा सुबाहु का शासन था, और श्रीनगर के कालानौर में उसकी राजधानी थी। और उसी राजधानी में हम 1 दिन 7 दिन या 15 दिन रुके थे जब हम अज्ञातवास में थे, ऐसी जानकारी भी मिलती है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे कि महाभारत काल में ये कहा। तीसरा हमने देखा कि जब बेटा ये जो आपका लाक्षागृह आप देखेंगे तो पौराणिक काल का जो लाक्षागृह है महाभारत काल का बेटा, जिसमें जो है जो पांडवों को जलाने के लिए बनाया गया था बेटा, तो ये लाक्षागृह भी हमें कहाँ दिखाई देगा? वो लाक्षागृह भी हमें इसी क्षेत्र में दिखाई देगा, और ये लाखा मंडल के पास है। कहाँ पर है? लाखा मंडल। और लाखा मंडल देहरादून जिले का एक पवित्र स्थान है बेटा, जिसका पुराना नाम क्या है? मढ़ है। और ये जो है किस नदी के किनारे हैं? ये मोरदगाड़ नदी के किनारे हैं। और मोरदगाड़ आप जानेंगे बेटा तो एक बरसाती नदी है, बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता, या इसी को रिखनाड़ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रिखनाड़ नदी। और फिर आप देखेंगे कुछ किताबें यदि इसका ऑप्शन नहीं देगी बेटा तो लाखा मंडल को पूछेगी, तो फिर आपको यमुना नदी के तट पर लगाना है। कहाँ लगाना है? यमुना नदी के तट पर इसको लगाना है। तो लाक्षागृह जो है वो भी इसी देहरादून जिले में आपको लाखा मंडल के पास पौराणिक एक धरोहर आपको दिखाई देगा, है ना। फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे तो पहली तो ये घटना आपने देखा कि पौराणिक काल में सबसे पहले महाभारत काल में यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा तो कौन सा राजा आपको दिखेगा? यहाँ पर द्रोणाचार्य का आश्रम दिखेगा, तमसा नदी दिखेगा, और फिर यहीं पर हम चीजें बात करेंगे कि क्या है ना। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पौराणिक काल की जो यहाँ पर घटना आपको दिखाई देगी। इसमें आप देखेंगे कि इसी देहरादून जनपद में हम जो है गौतम कुंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? गौतम कुंड के बारे में पढ़ेंगे। और ये गौतम कुंड जो है, ये गौतम कुंड जो है किस जनपद में आपको मिलेगा? देहरादून जनपद में। और इस गौतम कुंड के पास आप देखेंगे कि यहीं पर जो है जो महर्षि गौतम थे, कौन थे बेटा? महर्षि गौतम थे। उन्होंने इसी के तट पर तपस्या की थी, गौतम कुंड के किनारे पर ही तपस्या की थी बेटा। पहले किसने? महर्षि गौतम ने। और दूसरी यदि बात करेंगे तो इन्होंने जो है उनके दूसरी उनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी अहिल्या थी साथ में। कौन थी? इनकी पत्नी अहिल्या साथ में तपस्या कर रही थी बेटा। और तीसरी इनकी पुत्री की बात करेंगे तो इनकी एक पुत्री यहाँ पर साथ में थी, वो पुत्री कौन है? अंजनी है। तो कहते हैं इनकी जो तपस्थली है बेटा महर्षि गौतम की, ये भी हमारे कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून में ये प्लेस बोलेगा तो कहाँ है? चंद्रबनी में। कहाँ है बेटा? चंद्रबनी देहरादून में है। चंद्रबदनी आपको पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल जाना है, और यदि चंद्रबनी पूछेगा तो आपको देहरादून जाना है। और इसी चंद्रबनी के पास आप देखेंगे यहीं पर जो है जून 1981 में, 1 जून 1981 को जब आप बात करेंगे बेटा तो यहीं पर आपने जून 1981 में एक संस्थान बनाया है। और वो संस्थान आपका नाम है बेटा उस संस्थान का भारतीय वन्य जीव संस्थान। किसकी स्थापना कर रखी है? तो यहीं पर आपने बना रखा है 1 जून 1981 में भारतीय वन्य जीव संस्थान। क्या बना रखा बेटा? भारतीय वन्य जीव संस्थान, है ना। इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, बार बार कई बार ये पेपर में बनता भी है तो इसी जगह पर है। तो बेटा ऐतिहासिक महत्व अभी आपने समझ लिया, और यहीं पर मैंने बता दिया क्या क्या था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं पर हमें मिलेगा बेटा इसी देहरादून जिले में अगला जो है जौनसारी जनजाति के आराध्य देवता जो है मासू की धरती आपको यहीं पर मिलेगी। ये मासू आपका मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा आपको? हनोल क्षेत्र भी यहीं पर मिलेगा। कौन सा क्षेत्र मिलेगा?
हनोल क्षेत्र भी यहीं पर आपको दिखाई देगा। और हनोल की जब भी आप बात करेंगे बेटा, तो हनोल जो है ये आपका सामने से टॉन्स नदी आती है और इसके सामने खुनीगाड़ नदी आ रही है ऊपर से। तो खुनीगाड़ और टॉन्स नदी के संगम पर एक जो है स्थान है जिसको आप क्या बोलते हैं, हनोल क्षेत्र बोलते हैं। हनोल का जो पुराना नाम मिलेगा आपको बेटा वो क्या मिलेगा, चक्करपुर के नाम से इसे जाना जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे कि सर इसी स्थान पर जब भारत में हूण आए तो हूणों का एक राजा हूणा भाट शासन करता था। और हूणा भाट जब शासन करता था तो एक किंवदंती है, एक अनुश्रुति है, पौराणिक कथा है कि यहाँ पर एक किर्मिक नाम का जो है राक्षस या असुर जन्म लेता है। और वो किर्मिक दानव क्या करता है कि वो यहाँ नरसंहार करता है। और फिर गांव के लोग आपस में तय करते हैं कि ऐसा करते हैं कि प्रॉपर इसके पास एक एक आदमी जाने के लिए जो है मतलब वो लगा लेते हैं कि एक दिन एक इंसान इसके पास जाएगा जिसको वो खा पाए या इस वजह से इसका नरसंहार रुक जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई। और अंत में जब लगभग बहुत सारे लोगों को वो भक्षित कर देता है, उसके बाद जो है राजा हुणा भाट इससे परेशान होकर कहते हैं कि जब वो हाट कोटी मंदिर में जाते हैं तो वहीं से उनको ये बोला जाता है कि आप जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर जाकर तप करिएगा। और जब आप वहां तप करेंगे तो आपको एक कुंड से 4 भाई जन्म लेते हुए दिखाई देंगे। और वो 4 भाई आप पढ़ेंगे बेटा तो बासिक पबासिक बोठा चालदा के रूप में आएंगे और वो यहाँ पर आकर इस किर्मिक दानव का अंत करेंगे। तो उन्हीं का उसी कहानी के लिए फेमस है बेटा ये हनोल, ये चकरपुर नाम का जो क्षेत्र है। और यहीं पर वो पौराणिक महाशिव मंदिर बना हुआ है जो जौनसारी जनजाति का आराध्य देवता है। और ये मंदिर जब भी बोलेंगे बेटा तो किसने बनाया था, हुणा भाट ने बनाया। और हुणा भाट ने इसको किस शैली में बनाया था, तो आप पढ़ेंगे बेटा कि इसकी जो शैली है वो हूण शैली में बनाया गया है, क्योंकि राजा हुणा भाट है तो शैली क्या रही बेटा इस मंदिर को बनाने की, हूण शैली। और फिर इसी क्षेत्र में जब मासू अवतरित हुए बेटा तो फिर उन्होंने इसका अंत किया था किर्मिक दानव का। इनकी पत्नी का जो नाम है वो कृतिका देवी या ऐसा जो है मिलता है हमें। तो हम जानते हैं हनोल वाला धाम। और फिर ये जो 4 महाशिव यहाँ पर आए हैं उसमें से आप देखते हैं कि बड़े ही बड़े जो बासिक साहब हैं वो आपके मेंद्रत में बसे हैं, उसके बाद बोठा हनोल में है और बासिक आपका ठडियार में आपको मिलेंगे। और जो अंतिम है आपके छोटे भाई वो चालदा वो पूरे क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। इस तरह की बातें, तो ये भी इसका पौराणिक इतिहास का एक भाग है, ठीक है। और इसके बाद जब आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि इसी देहरादून के क्षेत्र में जब हम आ जाएंगे कालसी वाले एरिया में, तो कालसी में हम पढ़ेंगे कि ये कालसी भी जो है प्राचीन समय में पौराणिक समय में ही एक प्रसिद्ध स्थल रहा है बेटा इस काल। अब हम इसके बात करते हैं एक और इसका जो टॉपिक है सेकंड हम बात करेंगे कि यहाँ पर दूसरा क्या है। यहाँ पर हम दूसरी बात करेंगे कि दूसरा जो है वो इसका मध्यकालीन इतिहास आप देखेंगे, देहरादून जनपद का मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने थोड़ा समझा दिया है, अब हम लिखेंगे देहरादून जिले का मध्यकालीन इतिहास। शॉर्ट में ब्रीफली स्टोरी को समझ के रखना है। कौन सा इतिहास, तो प्राचीन इतिहास, सॉरी बेटा कौन सा, प्राचीन, वो पौराणिक था। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्राचीन इतिहास, ऐसा इतिहास जो हमें किताबों में लिखा हुआ मिला है और उस आधार पर हम जिस इतिहास की बात करते हैं बेटा वो यहाँ का प्राचीन इतिहास कहलाता है ना। और प्राचीन इतिहास में जब हम सबसे पहले जाएंगे तो आप सभी बच्चे पढ़ेंगे कि जैसे ही हम कालसी के क्षेत्र में जाते हैं तो इस क्षेत्र में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्षेत्र के बारे में। और वो पढ़ते हैं बेटा पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से। किससे पढ़ते हैं, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी पहला व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है बेटा, सबसे पुराना व्याकरण एक ग्रंथ माना जाता है। और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। और पाणिनि के बारे में जब भी आपसे पूछेगा तो पाणिनि पाकिस्तान के तक्षशिला में लगभग 700 ईसा पूर्व में जन्म लेते हैं, हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग बोला गया है। और ये वैदिक संस्कृत भाषा में अपना ग्रंथ लिखते हैं बेटा जो अष्टाध्यायी है, जिसको ग्रामर का पहला ग्रंथ माना जाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं बेटा तो ये लिखते हैं कि जब मैं अष्टाध्यायी लिख रहा हूं तो इस समय हमारे इस उत्तराखंड क्षेत्र में 6 राज्यों का शासन था। 6 राज्य थे जिसमें पहला राज्य था तमसा। और ये तमसा राज्य कहाँ था, उत्तरकाशी में टॉन्स नदी के दोनों तरफ था। तभी तो बेटा टॉन्स का नाम क्या पड़ा है, तमसा नदी। आप पढ़ते हैं टॉन्स को भी क्या कहते हैं, तमसा। दूसरा जो राज्य था ये आपका कालसी था, जिसको क्या बोला गया है, कुणिद राज्य। अष्टाध्यायी में क्या बोला गया है, कुणिद राज्य कालसी के आसपास, जिसको आप तलकुट या कालकुट भी कहते हैं बेटा, एक पौराणिक नगरी है। और इसी क्षेत्र में ये जो कालसी वाला एरिया था जब हम देखेंगे तो सबसे शक्तिशाली भी पाणिनि ने बोला अपनी किताब अष्टाध्यायी में कि सबसे जो शक्तिशाली राज्य था वो कौन था,
कालसी हुआ करता था। इसके बाद आप जाएंगे टिहरी वाले क्षेत्र में तो एक और राज्य का नाम लेंगे वो, और वो कौन सा राज्य बोलेंगे, भारद्वाज राज्य। एक और बात करेंगे उत्तरकाशी में मंदाकिनी नदी के आसपास, तो यहाँ पर बेटा वो लिखेंगे कि यहाँ था अत्रेय राज्य। एक और राज्य की वो बात करेंगे बेटा, वो था पिंडर नदी के किनारे चमोली में, और इसको वो बोलेंगे कि ये कौन सा राज्य था, रंगपुर राज्य। और एक और राज्य की वो बात करेंगे बेटा, वो उधम सिंह नगर में था, और इसको वो बोलेंगे गोविसान राज्य। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास उसको बोलते हैं बेटा जिसका क्रमबद्ध रूप से लिखित अध्ययन हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है, वो पौराणिक नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास का भाग है। तो ये सारी बातें अष्टाध्यायी में हमें लिखी मिली इस क्षेत्र के बारे में, और पहली जानकारी हमें मिली कि देहरादून जनपद में ही तो कौन सा राज्य हुआ करता था, पाणिनि का कुणित राज्य हुआ करता था, और ये सबसे शक्तिशाली होता था इन 6 के 6 राज्यों में से। ऐसी जानकारी हमें पाणिनि के द्वारा दी गई है ना। फिर हम जब आगे चलेंगे बेटा तो अगला हम समझेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद कि इस देहरादून क्षेत्र के विषय में जो अगली जानकारी है वो अगली जानकारी हमें किससे मिलेगी। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, दूसरी जो जानकारी है वो हम देखेंगे कि अगले क्या है। अगली जब हम किताब पढ़ते हैं तो ये किताब ये हम पढ़ेंगे बेटा अर्थशास्त्र नाम की किताब। अर्थशास्त्र आपने को पता है कि अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था, कौटिल्य था। कौन था बेटा, कौटिल्य था। कौटिल्य के ही अन्य नाम आप जानते हैं कि सर इसी को चाणक्य कहा जाता है, और इसी बंदे को बेटा क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोला जाता है। और जब हम कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा भी समझेंगे तो हम पढ़ेंगे कि चाणक्य कौटिल्य वो व्यक्ति था जिसने घनानंद को भारत में हराया था। अंतिम अंतिम नंद वंश का जो राजा था, पहले महापदम नंद है, अंतिम घनानंद है। वो घनानंद जिसके समय में सिकंदर महान का 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला हुआ, उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना, क्योंकि घनानंद ने अपने दरबार से इसको भगा दिया था बेइज्जत करके, और इसीलिए बेटा इसी कौटिल्य ने, इसी चाणक्य ने एक नया राजा तक्षशिला में बनाया और यहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना करी 324 ईसा पूर्व में, और वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से बेटा हम शुरू करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो गद्दी पर बिठाया था वो बिठाने वाला राजा कौन था, वो था कौटिल्य। और कौटिल्य इस तरह से राजनीति में जब एंट्री करता है तो इस तरह से राजनीति क्षेत्र में ऐसे विद्वानों के लिए आप चाणक्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी भारत सरकार में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में आप अमित शाह को बेटा उस मोदी मंत्रिमंडल का चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य जो पॉलिसी बनाता है, जो किंग मेकर है, वही चाणक्य कहलाते हैं। तो हमने देखा कि जब कौटिल्य ने लिखा अपनी पुस्तक कौन सी बेटा, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को जब आप पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इस अर्थशास्त्र में साफ बोला गया है कि जो हमारे देहरादून वाला क्षेत्र था, जो हमारे उत्तराखंड वाला क्षेत्र था, इस पूरे के पूरे एरिया को इस अर्थशास्त्र में एक शब्द दिया गया जिसका नाम क्या था, राज शब्दिन संघ था। क्या नाम था बेटा, राज शब्दिन संघ। ये आपके जीएस में भी आया है कि जरा ये बताइए कि जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखा है बेटा अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र में या उत्तराखंड का नाम क्या मिला हमें, राज शब्दिन संघ। इसके बाद एक और घटना आपको देखने को मिलेगी कि जब हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे इसी देहरादून में तो आपको मिलेगा बेटा अशोक का कालसी का शिलालेख। क्या मिलेगा, सम्राट अशोक का कालसी का शिलालेख। और सम्राट अशोक का कालसी का शिलालेख जब हम देखते हैं तो ये तो हमें इस क्षेत्र के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देता है, और हम पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में कि वो क्या है। थोड़ा सा सुन लेंगे। पहली बात तो शिलालेख क्या होता है, एक बड़ी सी शिला होगी और इस शिला के ऊपर राजा अपने उपदेशों को लिख रहा होगा पत्थर पर, और उसी को शिलालेख बोलते हैं। और दुनिया में ये प्रश्न आपके लिए आया है, पीसीएस में लास्ट टाइम बना था बेटा, कि विश्व का वो पहला राजा कौन था जिसने अपने राज्य में शिलालेख स्थापित करे थे, तो ये ईरान में हकमानी राजवंश का राजा दारा प्रथम था, ध्यान रखना है। और उसी को कॉपी करके मौर्य राजवंश का तीसरा राजा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक होता है बेटा। अशोक ने जो है दारा प्रथम को कॉपी किया था और अपने राज्यों के चारों ओर शिलालेख बनाए थे। अपनी जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए शिलालेखों को इसने दारा प्रथम से कॉपी किया था, जो कि हकमानी राजवंश में कभी ईरान में शासन कर रहा था, है ना। और इसने अशोक ने जो 8 शिलालेख बनाए बेटा अलग अलग, इनमें से एक शिलालेख हमारे देहरादून क्षेत्र में बनाया। और देहरादून क्षेत्र में ये जगह स्थान कौन सा है, तो देहरादून का कालसी क्षेत्र है। और इस कालसी के लिए जो शब्द आए बेटा, पहले वो कालकूट इसको कहा गया है, इस कालसी के लिए तलकूट कहा गया है, इस कालसी का दूसरा नाम शहनसांग ने शुद्ध नगर कहा है। और इसी कालसी में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर ऊपर से एक अमलावा नदी आती है और सामने से यमुना नदी आ रही होती है,
और इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो कालसी जब भी पूछे, ये बोला भी है ग्रुप सी ने बेटा, तो अमलावा और यमुना के संगम पर है, टॉन्स मत लगाना, टॉन्स थोड़ा सा आगे जाकर मिलती है। और यहीं पर एक स्थान है जहां पर अशोक ने अपना शिलालेख स्थापित करवाया था बेटा। तो ये वाली नदी कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, अमलावा। और जो नीचे नदी बह रही है ये कौन सी है आपकी, यमुना। और इन दोनों का संगम जहां होता है वो स्थान कौन सा है, कालसी। और मैं आपको बता दूं बेटा, प्रश्न आता है कि यमुना नदी में सबसे तेज गति से प्रवाह पथ वाली नदी कौन है, तो अमलावा नदी है। जैसे जब आप अलकनंदा पढ़ेंगे बेटा तो वहां से एक प्रश्न रहता है कि वो नदी कौन सी है जो सबसे तेज गति से अलकनंदा में बहकर आती है, पिंडर नदी है। वैसी ही नदी अमलावा है, बड़ी एक छोटी सी नदी है लेकिन बेटा बड़ा वैल्यू है इसका एग्जाम के पर्पज से। इसके किनारे अशोक ने, जब हम पढ़ेंगे तो 257 ईसा पूर्व में, कब बेटा, 257 ईसा पूर्व में क्या लगाया था, कालसी का शिलालेख स्थापित कराया था। क्या स्थापित कराया था, कालसी का शिलालेख लगाया था, है ना। और जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा अशोक को भी हम जान लेते हैं। आप सभी बच्चे बेटा जब अशोक को पढ़ेंगे मौर्य राजवंश में, तो आप पढ़ेंगे कि 272 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास मौर्य का तीसरा राजा बना अशोक। और फिर श्रीलंका से बौद्ध धर्म की पहली अनुश्रुति मिलती है, उससे आप पढ़ते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी और फिर 4 साल बाद वो 268 ईसा पूर्व में राजा बना। फिर आप पढ़ते हैं कि राजा बनने के 7 या 8 साल बाद उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी। कलिंग कहाँ था, मध्य प्रदेश, आपका सॉरी बेटा उड़ीसा में। और कलिंग जो है उसकी जो राजधानी वो तोसली था। और कलिंग उस समय हाथियों के लिए फेमस हुआ करता था। और उन हाथियों को जीतने के लिए या एक वैभवपूर्ण राज्य हुआ करता था बेटा, धन से परिपूर्ण राज्य था। हम जहां भी हमला करेंगे हम ऐसे राज्य पर हमला करेंगे, ऐसे बंदे पर हमला करेंगे जिसके पास से कुछ रुपया निकलेगा, कुछ पैसा निकलेगा। जहां कुछ होगा ही नहीं उसको कौन जीतना चाहेगा। तो कलिंग एक महान साम्राज्य था बेटा उस समय। और इसीलिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और जब हमला किया तो कहते हैं कि इस दौरान 1.5 से 2 लाख जब लोग मारे गए कलिंग की लड़ाई में, तो मानव के खून से पूरा कीचड़ नीचे लाल हो गया था अशोक के जो जूतों के नीचे, पैरों के नीचे जो आ रहा था। और वहीं से उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने कसम खाई कि इतिहास में आज के बाद वो कभी एक भी लड़ाई नहीं करेगा, एक भी मानव या किसी जंतु का नरसंहार नहीं करेगा। और यहीं से उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। और जब आप पेपर में बैठते हैं बेटा तो वो पूछता है कि किसने उसको सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उपागुप्त ने। और इसलिए उसने अपने बच्चों को श्रीलंका तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। महेंद्र संघमित्रा आप जानते हैं बेटा, अनेक राजा थे जो उसके अनुयायी बने। और इसी क्रम में अपनी शिक्षाओं को इन बड़े बड़े पत्थरों पर लिखकर लोगों तक पहुंचाता था। और उसी क्रम में अशोक ने जो है ये जो शिलालेख आपका बना ये लगभग जो है यहाँ स्थापित करवाया, ठीक है ना। तो कालसी का शिलालेख अशोक ने कब बनाया, 257 ईसा पूर्व में बनाया। कब बनाया, 257 ईसा पूर्व में स्थापित करवाया, ये आपको ध्यान है। अब जब हम इस शिलालेख के बारे में बात करते हैं कालसी के शिलालेख में, तो ये जो पूरा एरिया है कालसी का, इसके लिए इसने क्या शब्द यूज किया है, ये है अपरांत शब्द। इस एरिया को क्या बोला है, अपरांत बोला है। इसके बाद जब हम बात करेंगे आगे, तो कालसी का जो क्षेत्र बेटा यदि आपसे पूछेगा तो यहाँ के लोगों को अशोक ने अपने शिलालेख में क्या नाम दिया, पुलिंद बोला कालसी के लोगों को। और वही पुलिंद शब्द आगे जाके कुणिद बनेगा। जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इसी शिलालेख में अशोक ने जो मूलतया प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, लेकिन बेटा अंश तो इसमें पाली भी है और एक दो शब्द इसमें संस्कृत का भी है। तो जब आप पेपर में बैठेंगे आप कतई भी ये बात मत करना कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं बेटा, मूल भाषा प्राकृत ही रखना है, लेकिन पाली के भी अंश हैं। और संस्कृत का एक शब्द गजेत में लिखा गया है, हाथी की आकृति बनी हुई बेटा, एक कालसी अभिलेख में, एक आपका जो है धौली का जो अभिलेख उड़ीसा में, दो में इस एक पशु की आकृति है। तो आपको ध्यान है। अच्छा आगे चलेंगे बेटा तो हम पढ़ेंगे कि इस शिलालेख की जो लिपि है वो लिपि क्या है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। और जब आगे चलेंगे तो आपको पूछेगा कि कालसी शिलालेख की खोज कब हुई, तो खोज हम पढ़ेंगे कि इसकी जो खोज हुई, इसकी खोज हुई आपकी कब, 1860 में। और इसकी खोज किसने करी थी, तो कालसी शिलालेख की जो खोज करने वाला बंदा था बेटा ये कौन था, जॉन फॉरेस्ट था। कौन था, जॉन फॉरेस्ट। और जब कालसी शिलालेख के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट वो पूछेगा कि इसमें कितनी राजाज्ञाओं का उल्लेख है, तो बेटा इसमें 12 राजाज्ञाओं का उल्लेख है। कितनी राजाज्ञाओं का उल्लेख है, 12 राजाज्ञाओं का उल्लेख है। अरे ये मोटर इनको बोलो इस समय नहीं पानी आता, क्या पागल आदमी। कितनी राजाज्ञाओं का उल्लेख है, लगभग 12 राजा की आज्ञाएं यहाँ पर दी गई है। और इन राजाज्ञाओं में हम पढ़ते हैं कि पहली जो आज्ञा है वो है स्त्री शिक्षा,
अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा है जो आपका पशु हत्या है वो निंदनीय अपराध है। तीसरा जो है वो बेटा आपका क्या है, हिंसा को छोड़कर अहिंसा की ओर जाना है। इस तरह की बातें आपके कालसी शिलालेख में लिखी गई है। और मैंने बोला कि इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कालसी क्षेत्र देहरादून जनपद का जो था, यहाँ कभी मौर्य राजवंश की सत्ता रही है, मौर्यों के अधीन ये क्षेत्र रहा है, तो इससे हमें ये प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यहां से जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि इस कालसी क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास आपको अच्छे से सुन लेना है। तो अशोक के बाद, अशोक हमने पढ़ लिया, इसके बाद जब हम कालसी में क्षेत्र में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम पुणित राजा सुबाहु के बारे में भी दो चार शब्द सुनते हैं। पुणित राजवंश के बारे में भी जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है, देहरादून क्षेत्र में। और पुणितों के बारे में केवल इतनी जानकारी मिलती है कि जो पुणित राजा सुबाहु का राज्य था ये कालसी से लेकर आपका देहरादून जनपद से लेकर और कालानौर श्रीनगर तक था। कहाँ तक था, कालानौर श्रीनगर तक था। इसके बीच में पुणित राजा कौन शासन कर रहा था, सुबाहु। तो थोड़ा सा इसको भी समझना है कि इसके अधीन ये वाला क्षेत्र था, है ना। यहीं पर हम समझते हैं कि इसके बाद जब हम आगे गए पुणित में ही तो एक और राजा हमें मिलेगा, राजा विराट। और राजा विराट के बारे में जब भी आप चर्चा करते हैं बेटा तो आप पढ़ेंगे कि जब हम भारत में जाएंगे तो राजस्थान में मत्स्य राजवंश का ये राजा था। किस राजवंश का था, मत्स्य राजवंश का राजा हुआ करता है। यहाँ पर किस राजवंश से संबंध था, मत्स्य राजवंश का राजा था। किस क्षेत्र का था, राजस्थान का। और इसने राजस्थान क्षेत्र से जब हमला किया था हमारे उत्तराखंड वाले कालसी क्षेत्र पर, यानी कि यहाँ पर पुणित राज्य पर जब इसने हमला किया तो इसने इस राज्य को जीता। और यहाँ पर बेटा इस पूरे एरिया में जब ये आएगा तो आप देखेंगे कि इसने ये पूरे राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करी, किसने, राजा विराट ने। और इसने बेटा विराटगढ़ी को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसको आज स्थानीय भाषा में हम विराट खाई बोलते हैं। वही विराटगढ़ी को इसने राजधानी बनाया था और इसी विराटगढ़ी में रहकर इसने शासन किया। कहते हैं, कई लोग ये लिखते हैं कि इसने पांडवों के विपक्ष में, कौरव के पक्ष में साथ दिया था। कई में यह कि पांडवों के पक्ष का राजा था। लेकिन इसके बाद जब लड़ाई समाप्त हो गई बेटा तो इसी राजा विराट की पुत्री का नाम क्या आप लिखते हैं, उत्तरा लिखते हैं। और इस उत्तरा का जो विवाह हुआ था बेटा वो अर्जुन के पुत्र आपने किससे कराया था, अभिमन्यु से। और कहते हैं कि जब राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करवाया तो उसने दहेज में ये पूरा के पूरा क्षेत्र इस उत्तरा को दे दिया था। और इसीलिए बेटा उत्तराखंड राज्य का जो नाम है उत्तराखंड जो आया है वो इसी राजकुमारी के नाम पर उत्तरा का खंड, एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा क्षेत्र जो है राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा को दहेज में दिया था जब उसका विवाह किससे साथ हो रहा था, अभिमन्यु के साथ। और फिर आप देखते हैं कि जब हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को तो फिर इसका नाम बीजेपी समर्थित लाल कृष्ण आडवाणी ने जो उत्तरांचल दिया था वो रखा गया। और 2006 में 26 दिसंबर और लगभग जो है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और 29 दिसंबर को लोकसभा ने फाइनली ये कर दिया आर्टिकल 3 के तहत कि अब उत्तराखंड की जगह इसका नाम क्या होगा, उत्तरांचल। और फिर उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक पारित हुआ और 1 जनवरी 2007 से हमने फिर से इस राजकुमारी उत्तरा के नाम के आधार पर ही इस राज्य का नाम क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। और वर्तमान में वही नाम अभी भी क्या है, यहाँ का प्रचलित है। तो ये राजा विराट की यहाँ से कहानी हमको मिलती है। और ये राजा विराट भी देहरादून के विराटगढ़ी का राजा था। और जब हम बात करेंगे राजा सुबाहु जो पुणितों का पहला राजा था, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो साम्राज्य था ये देहरादून के कालसी से लेकर श्रीनगर के कालानौर में यहाँ तक विस्तृत था। बेटा आपको ये ध्यान रखना। यहीं पर जब हम आगे जाते हैं तो एक और राजवंश हमें इस देहरादून में मिलेगा जिसके बारे में आपको देखना है। थोड़ा सा इतिहास में फैक्ट ज्यादा हैं तो थोड़ा सा आप जो है समझेंगे सभी फैक्ट को। इसी देहरादून वाले क्षेत्र में हम पढ़ते हैं बेटा कि यहाँ पर एक राजवंश आया जिसका नाम क्या था, युगसैल राजवंश। कौन सा राजवंश है, युगसैल है। या इसी को आप क्या लिखेंगे बेटा, तो युगसैल या वर्षगौणीय राजवंश। यहाँ देखने केवल देहरादून की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं ये इतिहास में करा दूंगा आपसे। युगसैल या वर्षगौणीय राजवंश। और युगसैल या वर्षगौणीय राजवंश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बेटा आपको जानकारी रखनी है कि इसी देहरादून में ये जो यमुना नदी आ रही है यहाँ पर, इस यमुना नदी के किनारे पर यहाँ पर जो है इसका राज्य हुआ करता था। और ये राज्य जो राजधानी इसकी थी बेटा वो इस क्षेत्र में इसका जगतग्राम क्षेत्र में राज्य था। और जगतग्राम को अभी बाड़वाला या आरामसीन इस नामों से आप जानते हैं। और इस जगह पर इसने क्या करवाए थे, इसके 4 अश्वमेध करवाने के साक्ष्य मिलते हैं। कितने अश्वमेध यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाने के साक्ष्य मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 वेदिकाएं तो एक ही जगह पर है और एक थोड़ा सा दूरी पर जाकर है। तो इसने ये जो जगतग्राम क्षेत्र में बेटा युगसैल या वर्षगौणीय राजा था, इस राजा का नाम क्या था, सीलवर्मन। आपको ध्यान रखना है बेटा, कई बार ये पेपर में आता है और आप समझ लेना। ये सीलवर्मन यमुना नदी के किनारे देहरादून के कालसी क्षेत्र में
बाड़वाला आरामसीन लोकन नाम जो इसका है हरिपुर क्षेत्र में शासन करता था। और कहते हैं कि इसने इस क्षेत्र में 4 अश्वमेध यज्ञ कराए और बेटा कुछ गरुड़ ईंट वेदिकाएं बनाई इसने जगत ग्राम में। क्या बनाया? गरुड़ ईंट वेदिकाएं। और ये गरुड़ ईंट वेदिकाएं जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो बेटा वहां मैं आपको जो है मैपिंग में लगा दूंगा कि ग्राउंड पर प्लेन ईंटें रखी गई, उनमें कुछ मैसेज लिखे गए, कुछ बातें। और दूसरा इसने यहाँ पर कुछ सामान्य ईंट वेदिकाएं बना रखी। कैसी ईंट वेदिकाएं हैं? सामान्य ईंट वेदिकाएं भी इसकी मिली। और फिर कहते हैं कि इसका जो संभव तो ये जो शासन करता होगा बेटा, इसका जो किला रहा है वो हरिपुर के आसपास, इसके किले को ही कहीं पर रसूल का किला भी बोला गया है। हालांकि कई किताबें ये बोलती कि रसूल के किले में अलग कोई राजा शासन करता था, लेकिन जगत ग्राम का वर्षगोणीय राजवंश देहरादून जिले का आपको ध्यान रखना है। यहीं से हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सर इसी देहरादून जिले के क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो यहाँ यमुना नदी के किनारे किनारे जब आप देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे किनारे ये पूरा के पूरा एक राज्य था। और इस राज्य को फिर क्या बोला गया इतिहासकारों के द्वारा? यादव राजवंश। कौन सा राजवंश बोला गया है? यादव राजवंश। और ये यादव राजवंश बेटा कहाँ से कहाँ तक सत्ता करता था? तो इसका शासन शुरू होता था कालसी से और यमुना नदी के किनारे किनारे वैली में जाते जाते बेटा आप पहुंच जाते हैं लाखा मंडल तक। कहाँ तक पहुंच जाते हैं? लाखा मंडल तक। और जब आप यहाँ देखते हैं बेटा तो इसका जो राजधानी था यादव वंश की, जब हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी लाखा मंडल के आसपास, यशवंत सिंह कठोर साहब लिखते हैं कि यहाँ पर सिंहपुर नाम की जगह पर इस यादव राजवंश की राजकुमारी राजधानी थी। और यादव राजवंश के विषय में जब आप जानकारी पढ़ेंगे बेटा तो जानकारी में आप पढ़ेंगे कि लाखा मंडल में देवी ईश्वरा ने यादव वंश की ही राजकुमारी है, उसने बेटा इस देहरादून जिले में लाखा मंडल का शिव मंदिर बना रखा। क्या बना रखा है? लाखा मंडल का शिव मंदिर बना रखा है। कहाँ का शिव मंदिर है बेटा? लाखा मंडल का शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर किसने बनाया था? तो यादव वंश की राजकुमारी देवी ईश्वरा। किसने बनाया था? देवी ईश्वरा। और देवी ईश्वरा की जब बात करेंगे बेटा तो इस राजवंश के 12वें राजा भास्कर वर्मन की ये पुत्री होती थी। किसकी पुत्री होती थी? भास्कर वर्मन। और कहते हैं कि जब इसका विवाह जालंधर पंजाब में हुआ तो बचपन छोटी सी उम्र में ही इसके पति चंद्रगुप्त का वहां मृत्यु हुआ और इस वजह से ये अपने मायके वापस आई लाखा मंडल में और अपने पति की याद में यहाँ पर जो है शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और उस शिव मंदिर के बाहर इसने अपना शिलालेख बनवाया, एक शिलालेख लिखवाया। और इस शिलालेख को लिखने वाला इसके दरबार में कौन था? वासुदेव भट्ट हुआ करते थे। और वासुदेव भट्ट ने देवी ईश्वरा का जो शिलालेख लिखा है बेटा वो संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा गया है। और जब हम इसके शिलालेख को पढ़ते हैं तो उसमें देवी ईश्वरा ने साफ साफ लिखवाया है कि जब मैं यहाँ हूँ इस समय ये इस यमुना उपत्यका में मेरे पापा भास्कर वर्मन यादव वंश के 12वें राजा शासन कर रहे हैं। और जब मैं इस राजवंश की यादव राजवंश की बात करूं तो ये भगवान कृष्ण का उत्तरवर्ती राजवंश रहा है, कहीं ना कहीं उस शाखा से इसका संबंध है ना। और फिर इसमें इस शिलालेख में हम पढ़ेंगे कि 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम लिखे गए हैं। तो जब हम यादव वंश पढ़ेंगे बेटा तो उसमें पढ़ेंगे और फिर यहीं पर हम पढ़ेंगे कि दूसरे जो प्रमाण है वो छागलेश राजवंश भी इसी देहरादून जिले में शासन करता था, कहीं ना कहीं कालसी से लेकर और लाखा मंडल के बीच। और तीसरा जब हम पढ़ेंगे तो शिवा भवानी राजवंश भी आपको इसी लाखा मंडल से कालसी के बीच में देहरादून में दिखाई देगा। और ये प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास के समय में देहरादून जनपद में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको यहाँ से मिलती है, यहाँ देखने को मिलती है हमारे इस कालसी या इस विकास नगर वाले क्षेत्र में, है ना। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर जब उत्तराखंड या भारत में हेनसांग की यात्रा हुई। किसकी यात्रा हुई? हेनसांग। एक बार फिर जरा इसको समझ ले बेटा, सुन ले, क्योंकि मैं इतिहास में करा दूंगा इसको ज्यादा, यहाँ ब्रीफली मैंने बोला था लेकर चलते। तो हेनसांग जो है, हेनसांग चीन का रहने वाला एक व्यक्ति है और इसका बचपन का नाम युवान चुआन या कुड के नाम से इसको जानते हैं। और हेनसांग बेटा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दुनिया के 138 देशों में घूमा और 138 देशों की यात्रा वृत्तांत इसने जिसमें लिखा वो किताब आप पढ़ते हैं कि सियूकी है। और इसी क्रम में जब हम भारत की हेनसांग की यात्रा बोलते, भारत के इतिहास में बेटा इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और भारत की यात्रा जब आप पढ़ेंगे तो इसने 629 में शुरू करी थी और ये 645 तक भारत की यात्रा पर रहा। जीएस में क्वेश्चन आता है कितने साल कितने वर्ष ये भारत रहा? 16 साल। और यहीं पर जब 629 में इंडिया आया तो इसी क्रम में 634 में बेटा ये उत्तराखंड आया और 638 तक हेनसांग ने उत्तराखंड राज्य की यात्रा करी। तो जब वो भारत की यात्रा पूछेगा तो 16 साल है और जब आपसे हेनसांग की उत्तराखंड यात्रा पूछेगा तो ये 4 साल है। और ये दोनों ही जानकारियां हमें इसकी किताब किससे मिलती है? सियूकी से मिलती है। और सियूकी से बेटा दुनिया के 138 देशों की यात्रा का उल्लेख मिलता है।
अर्थात ये जो है ये अपने आप में एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें दुनिया के 138 देशों में बौद्ध धर्म के ऊपर क्या क्या रिसर्च करी है, उसने क्या क्या खोज करी है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, जब हेनसांग यहाँ आता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हेनसांग कहाँ पहुंचता है, हरिद्वार क्षेत्र में। और हरिद्वार के लिए ये नाम दे देता है कि हरिद्वार का नाम क्या होना चाहिए, मोयुलो। और ये मोयुलो हरिद्वार को कौन कहेगा, हेनसांग। फिर बेटा आप पढ़ते हैं कि हरिद्वार के लिए सर एक बोलता है कि हरिद्वार का जो एरिया है ये उनका एक माप है 20 ली, ये बता देता है कि हरिद्वार 20 ली में। फिर ये बोलता है कि हरिद्वार में जो पवित्र गंगा नदी बह रही है बेटा, तो गंगा का जो ये नाम देता है हरिद्वार में आकर, इस गंगा को ही महाभद्रा कह देता है। क्या कह देता है, महाभद्रा। और हरिद्वार में शिवालिक में जो पास है, जो दर्रे हैं बेटा, वो मोहंड पास से होते हुए ये जो है पचवादून वाले क्षेत्र में पहुंचता है। और जब हमारे पचवादून में देहरादून में पहुंचता है बेटा, किस एरिया में पहुंचता है, पचवादून या शिवालिक राज्य में जब पहुंचता है तो सबसे पहले ये यमुना नदी के किनारे जो हरिपुर धाम है आपका, उस हरिपुर धाम का इतिहास बताता है कि देहरादून जिले में जो हरिपुर धाम था, ये हरिपुर धाम जो है एक पवित्र स्थल था। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और यमुना नदी में स्नान करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ आई यमुना नदी में, बहुत सारे लोग दब गए, मर गए, पूरा शहर दब गया। और उसके बाद ये शहर अपवित्र घोषित हुआ। सबसे उससे पहले उत्तराखंड में सबसे पवित्र स्थल हरिपुर था, ये लिख के जाते हैं। और यहाँ से आगे जब जाएंगे तो ये कालसी शहर में पहुंचते हैं। किस जगह पर आ जाते हैं, कालसी। वही कालसी बेटा जिसको आपने कालकूट बोला है, तलकूट बोला है। और इसी कालसी का इन्होंने नाम चेंज किया था। इस कालसी को इन्होंने क्या बोला था, सुध नगर के नाम से इसको बोला था। क्या नाम बोला था, सुध नगर। यहीं से जब आगे जाएंगे तो फिर ये उत्तरकाशी निकल जाते हैं और उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न नगर नाम देते हैं बेटा। उत्तरकाशी से घूमकर फिर पढ़ते हैं कि ये उत्तराखंड में स्वर्णगोत्र राज्य में आ जाते हैं। और स्वर्णगोत्र राज्य को जो है, स्वर्णगुप्त राज्य के बारे में लिखते हैं कि ये सोना उत्पादन के लिए फेमस था। यहाँ जो है अनेक महिला शासिकाएं शासन कर रही थी और हर्षवर्धन ने इसी स्वर्णगुप्त राज्य की किसी एक महिला से विवाह किया हुआ था जब हर्षवर्धन भारत में था। आप जानते हैं हर्षवर्धन पुष्यवृत्ति राजवंश का राजा था। इसके बाद आगे गया तो 638 में उत्तराखंड में जो अंतिम यात्रा इसकी है, ये आपका जो है काशीपुर से, उत्तराखंड से वापस लौट जाता है 4 साल के बाद। तो पहली जो यात्रा वो हरिद्वार की, अंतिम जो है वो काशीपुर की है। लेकिन देहरादून में हम पढ़ते हैं कि देहरादून में हरिपुर और कालसी शहरों के बारे में हेनसांग बहुत सारी जानकारियां हमको देकर जाता है और वहीं से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्राचीन इतिहास तक का जो टॉपिक है वो मैंने करा दिया है। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन बेटा ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे जो है सेकंड जो मध्यकाल है और फिर जो देहरादून की स्थापना से संबंधित है वो, और देहरादून का जो नदी तंत्र है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। बहुत ज्यादा बचा नहीं, लेकिन लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, लगभग 1-1.25 घंटा हमने पढ़ लिया है। तो इससे आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। और नेक्स्ट जो है इससे आगे का अगली क्लास में आएगा। लगातार लगभग आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज की 65 से 70 क्लास आपके सामने लाई जाएगी। आप कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद आप सभी का दक्ष क्लासेस से जुड़ने के लिए। ठीक है।